इस देश में चीनी कम है। ये पूरा का पूरा जो स्कैम है इसे एक पॉलिसी के रूप देकर इस तरह से डिजाइन किया गया ताकि चंद लोगों का फायदा हो, बाकी देश का नुकसान हो। पूरा का पूरा गन्ना डाइवर्ट हो रहा है। अब गन्ने के जूस का एथेनॉल बन रहा है, इसकी वजह से तो शॉर्टेज हुई है भाई, क्योंकि पूरा एथेनॉल का गन्ने का स्टॉक डाइवर्ट हुआ है वहां पर। इसीलिए आपके पास चीनी नहीं है, इसीलिए अपना एक्सपोर्ट कर सकते हो और दाम बढ़ गए। हमें आज तक क्या कहा गया कि मोलेसिस से बनेगा, वेस्ट प्रोडक्ट से, तो एक्स्ट्रा पैसा आना चाहिए। वो तो पूरा गन्ना डाइवर्ट हो रहा है वहां पर शॉर्टेज आई। पॉलिसी में स्कैम हुआ है। ये इतने बेशर्म लोग हैं पेट्रोलियम मंत्रालय में, मुझे कहते हैं देखिए आप इसको अपोज मत कीजिए, E10 की मांग मत कीजिए, क्योंकि हम ऑलरेडी इतना एथेनॉल बना रहे, तो हम वो एथेनॉल को डालने का तो हमारी गाड़ी में ठुसोगे। तो एथेनॉल जबरदस्ती हमारी गाड़ियों में डाला जा रहा है, जो 80 से 90% गाड़ियां वर्तमान में सड़क पे E10 कंप्लाइंट है। एथेनॉल सस्ता नहीं बनता भारत में, तो आप लोगों ने एक्सपोज किया सर। एथेनॉल 72 रुपया प्रति लीटर बनता है, पेट्रोल से ज्यादा महंगा है। लाभ केवल नेता, उनके बच्चे, उनके परिजनों, उनके दोस्तों का, और किसी का नहीं हो रहा सर। आज भी झूठ बोल रहे नितिन गडकरी। मेरे पुणे में थे परसों, कह रहे मैंने 40 लेन का हाईवे बनाया दिल्ली मेरठ वाला, जबकि दुनिया का रिकॉर्ड है 26 लेन का। नमस्कार, डबल चेक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। इस देश में चीनी कम है। नहीं, मैं वो पुरानी फिल्म की बात नहीं कर रहा हूं। चीनी कम, चीनी वाकई कम हो गई है, क्योंकि हमें चीनी को इंपोर्ट करना पड़ रहा है। एक दशक में पहली बार इस देश में चीनी बाहर से आएगी, उसका आयात होगा। और इसके पीछे एक वजह, तमाम और वजहें हैं। एक वजह यह है कि आपको इथेनॉल बनाने के लिए जो गन्ना इस्तेमाल हो रहा है, जिससे E20 का मिश्रण हो रहा है, जिसको करते वक्त यह बताया गया था कि हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा, वो एक वजह है। तो यह तो हद बात हो गई कि मेरा इंपोर्ट बिल कम करने के लिए आपने गन्ना इथेनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट किया, और उसके बाद क्योंकि चीनी की शॉर्टेज हो गई तो आप चीनी को इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट तो हो ही रही है ना चीज, तो क्या बचा लिया, क्या हासिल कर लिया? बदले में गाड़ी की मेंटेनेंस बढ़ गई, पेट्रोल एक अजीब तरीके का उपलब्ध हो गया जो मेरी गाड़ी के लिए बना भी नहीं था। ये सारी चीजें अब सीबीआई के पास चली गई हैं। कम से कम अर्जी दर्ज की गई है कि सीबीआई के पास ये मामला जाए, और वो करने वाले हैं टीम भारत के तहसीन पूनावाला, जो हमारे साथ हैं। तहसीन, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप दर्शकों को बताएं कि आप जो सीबीआई को आपने चिट्ठी लिखी है उसमें आपने क्या लिखा है, और आप इसको शुगर स्कैम क्यों बुला रहे हैं, चीनी स्कैम क्यों बुला रहे हैं? थैंक यू संकेत, आपके साथ मुझे शो में शिरकत करने का मौका मिल रहा। आपको याद होगा कि आज से 2 महीने पहले जब पहली बार हमने डबल चेक पर हम बैठे थे, मैंने ये बात की थी, हमने उसका रील भी किया था कि आप देखिए चीनी की शॉर्टेज होगी देश में, और आज वो बात साबित हुई है। ये पूरा का पूरा जो स्कैम है इसे एक पॉलिसी के रूप देकर इस तरह से डिजाइन किया गया ताकि चंद लोगों का फायदा हो, बाकी देश का नुकसान हो और देशवासियों का नुकसान हो। जैसे आपने शुरुआत में किया, एथेनॉल पॉलिसी की एक ऑब्जेक्टिव था कि हमारा फॉरेन इंपोर्ट और फॉरेन रिजर्व बचाना, और फॉरेन इंपोर्ट जो है क्रूड ऑयल का इवेंचुअली इसको कम करना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी पॉलिसी में। अब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ ये स्कैम क्यों है। हमें एक सपना बेचा जाता है कि जितना एथेनॉल की मात्रा बढ़ेगी पेट्रोल के दाम कम होंगे, पेट्रोल आपको 15 रुपया प्रति लीटर मिलेगा। फिर एथेनॉल की डिस्टिलरीज, जो सब नेताओं के बच्चों के, रिश्तेदारों के, दोस्तों के, परिजनों के, उनको पीएसयू बैंक से लोन दिया जाता है। लोन देने के बाद उनको एथेनॉल प्रोड्यूस करना है, तो गन्ने का जो डाइवर्जन है वो होता है एथेनॉल डिस्टिलरीज के पास। 2021-22 में भारत ने 11 MMT 11 मिलियन मेट्रिक टन शुगर एक्सपोर्ट किया था। ये रिकॉर्ड था, और तब से लेकर आज अब इंपोर्ट करना पड़ता है। तो क्या होता है कि 21 के बाद गन्ना डाइवर्ट होता है एथेनॉल डिस्टिलरीज में। ऑब्वियसली क्योंकि गन्ना डाइवर्ट होता है, एक शुगर की शॉर्टेज आ जाती है, और शुगर की शॉर्टेज आने के कारण दाम बढ़ जाते हैं, और दाम बढ़ने की वजह से हमें अब इंपोर्ट करना पड़ता है। तो जो चीज भारत एक्सपोर्ट करता था, एक पॉलिसी डिजाइन में इसको अब इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन बात यहां पे समाप्त नहीं होती। ऐसा नहीं कि किसानों को लाभ मिलता है, किसानों का प्रोक्योरमेंट उसी दाम पे हो रहा है, 3 रुपया 65 पैसा प्रति किलो गन्ने का। किसान को फर्क नहीं पड़ता ये गन्ना एथेनॉल में जा रहा है, ये गन्ने से सरकार किसी को डंडा लगा रही है, किसान को फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो वहीं पर हो रहा है, उनको कोई लाभ नहीं हो रहा। आपका और हमारा नुकसान हो रहा है। एथेनॉल की कंपनीज का फायदा हो रहा है, डिस्टिलरीज का, क्योंकि उनको गन्ना सस्ते में मिल रहा है। लेकिन जो एथेनॉल वो प्रोड्यूस करते हैं, ये खुद पेट्रोलियम मंत्रालय ने मुझे कहा,
क्योंकि उसके लिए मार्केट नहीं है। वो एथेनॉल जबरदस्ती हमारी गाड़ियों में डाला जा रहा है, जो 80 से 90% गाड़ियां वर्तमान में सड़क पे E10 कंप्लाइंट है। तो गाड़ियों का भी नुकसान, फूड इन्फ्लेशन, किचन के बजट का नुकसान, और फायदा इनके बच्चों का हो रहा है। अब मुझे आप ये बताइए कि ये आपने पूरा मुझे वो कड़ी समझा दी, लेकिन ये तहसीन क्या काफी है एक सीबीआई जांच मांग करने की और इसको स्कैम घोषित करने की? क्योंकि इसको एक तरीके से और भी देखा जा सकता है कि ये एक तरीके का निकम्मापन हुआ कि आप कोई चीज मैनेज नहीं कर पाए। आप इसको कैसे इतने सुनिश्चित होकर के कह रहे हैं कि ये स्कैम है? नहीं नहीं, निकम्मापन नहीं है, नालायकपन है। नालायकपन है, निकम्मापन नहीं है भाई। ये इसको, मैं खुद पेट्रोलियम मंत्रालय में था, उन्होंने कहा हम इतने लाख एक एक स्टेप को लेते हैं। क्या आपको मुझे 1600 करोड़ का लोन मिलेगा पीएसयू बैंक से एथेनॉल की डिस्टिलरी डालने को? लोन किसे मिल रहा है? पीएसयू बैंक किसकी? आपकी और मेरी। लोन इनके बच्चों को मिल रहा है। तो ये एथेनॉल की डिस्टिलरी से हमारे पैसे से लेते हैं। फिर आप गन्ना पकड़ो या चावल पकड़ो, चावल का आपको उदाहरण देता हूं। चावल सरकार प्रोक्योर करते है 3,889 रुपए में। वही चावल एथेनॉल डिस्टिलरीज को दिया जाता है 2,250 से लेकर 2,320 रुपया प्रति क्विंटल। क्यों भाई? अगर चावल एक्स्ट्रा आपके पास, आप ओपन मार्केट में बेचिए, आप एक्सपोर्ट कीजिए। नहीं, इनको दिया जाता है पहले हमारे पैसे से लोन, फिर हमारे पैसे से इनको माल मिलता है। जो चीनी हम एक्सपोर्ट करते थे, आपके पास कॉमन सेंस होना चाहिए कि चीनी की शॉर्टेज होगी। स्कैम क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो ओपनिंग बफर स्टॉक होता था, ये हिस्टोरिकली मेंटेन होता था 7 to 9 MMT, मिलियन मेट्रिक टन। इससे 3 महीने की सेफ्टी हमारी एश्योर्ड होती थी, उसको भी यूज कर दिया गया। तभी तो शॉर्टेज हुई मेरे भाई। ये जबरदस्ती डाइवर्ट किया गया गन्ना। अच्छा, शुगर, ये जो एथेनॉल ये बनना चाहिए मोलेसिस से, करेक्ट? अब ये बन रहा है गन्ने से। हमें क्या कहा गया था कि जो बाई प्रोडक्ट है उससे बना जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। फिर आप गन्ना लीजिए, उसका मोलेसिस का आप एथेनॉल बनाइए और गन्ने का आप चीनी बनाकर मार्केट में लाइए। पूरा का पूरा गन्ना डाइवर्ट हो रहा है। अब गन्ने के जूस का एथेनॉल बन रहा है। इसकी वजह से तो शॉर्टेज हुई है भाई, क्योंकि पूरा एथेनॉल का गन्ने का स्टॉक डाइवर्ट हुआ है वहां पर। इसीलिए आपके पास गन्ना नहीं बचा, इसीलिए आपके पास चीनी नहीं है, इसीलिए अपना एक्सपोर्ट कर सकते हो और दाम बढ़ गए और आपको बफर स्टॉक यूज करना पड़ा। जब ये पॉलिसी बनी, तो ये पॉलिसी कहां बनी? हमें आज तक क्या कहा गया कि मोलेसिस से बनेगा, वेस्ट प्रोडक्ट से, तो एक्स्ट्रा पैसा आना चाहिए। वो तो पूरा गन्ना डाइवर्ट हो रहा है वहां पर शॉर्टेज आई है। तो ये पॉलिसी में स्कैम हुआ है, ये पॉलिसी का हिस्सा था ही नहीं। अब तहसीन, मैंने आज की न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स देखी हैं, सरकार का ये कहना है कि कोई शॉर्टेज नहीं है, ये हम इसलिए मंगवा रहे हैं ताकि आगे ना हो। ऐसा नहीं है कि बड़ी मतलब बहुत तगड़ी क्राइसिस हो रही है। हालांकि ये बात इसलिए सच नहीं है क्योंकि आप अगर जाएं रिटेल रेट देखें चीनी की, तो वो ऊपर चढ़नी शुरू हो गई है। तो या तो कोई जमाखोरी कर रहा है। नहीं सर, चढ़नी शुरू नहीं होगी, हो चुकी है। आप हम रिकॉल आवर फर्स्ट डबल चेक सर, हमने कहा था ये होगा। ये सर हमने कहा था, ये क्रोनोलॉजी समझिए, ये कॉमन सेंस था कि ये हो रहा है। और जो अब ये 20% बढ़ गया है दाम ऑलरेडी, और ये उस वक्त बढ़ा है जबकि इस वक्त त्योहार पास में और त्योहार आने वाले हैं, ये तो और दाम बढ़ने वाले हैं। सर मुझे समझ में नहीं आता है, मैं फिर कहता हूं, या तो आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो तो आप काहे चीनी इंपोर्ट कर रहे हो? और अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो क्योंकि शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, तो वर्तमान में दाम क्यों बढ़े? और जो मैंने आपको बताया रिजर्व स्टॉक 7 to 9 MMT, वो कहां गया सर? इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरा स्कैम इज डिजाइन टू हेल्प द चिल्ड्रन। ये इतने बेशरम लोग हैं पेट्रोलियम मंत्रालय में, मुझे कहते हैं देखिए आप इसको अपोज मत कीजिए, E10 की मांग मत कीजिए, क्योंकि हम ऑलरेडी इतना एथेनॉल बना रहे, तो हम वो एथेनॉल को डालेगा तो हमारी गाड़ी में ठुसोगे। और एथेनॉल सस्ता नहीं बनता भारत में, तो आप लोगों ने एक्सपोज किया सर, एथेनॉल 72 रुपया प्रति लीटर बनता है, पेट्रोल से ज्यादा महंगा है। तो इन्होंने पहले पूरा स्कैम समझे, पहले पीएसयू बैंक्स इनको लोन देते, एथेनॉल की डिस्ट्री चालू करवाते, फिर सब्सिडी रेट में इनको गन्ना या चावल मिलता है। इसके बाद इनके लिए मार्केट क्रिएट करने को हमारी गाड़ी में ठूसा जाता है। और जो हम लोग हैं, हमें फूड इन्फ्लेशन के सामने हमें झुकना पड़ता है और हमें उसकी दिक्कतें होती है, और गाड़ी को जो नुकसान होता है वो अलग नुकसान है। हम में से किसी का लाभ नहीं होता, ना किसानों का होता है,
लाभ केवल नेता, उनके बच्चे, उनके परिजनों, उनके दोस्तों का, और किसी का नहीं हो रहा सर। और इस हमाम में सारे नंगे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ भाजपा वाले। ये भी गलत फहमी से हम दूर रहे। ये जब पार्लियामेंट चालू था, ये किसके घर, किसके वहां पार्टी कर रहे थे, किसकी शादी में सब पार्टी कर रहे थे, सरकार से लेकर विपक्ष के वहां, महाराष्ट्र के शुगर किंग के घर पे। फिर अगले दिन पार्लियामेंट में आके तू मैं करते, जबरदस्ती का झगड़ा करते। समझ गया मैं आपकी बात। तो आपका ये कहना है कि जो रिंग आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको आप स्कैम कह रहे हैं, वो ये है कि पहले लोन लेकर के आपने एक इथेनॉल स्कीम लॉन्च की, ब्लेंडेड प्रोग्राम। उसमें फिर आपने देश का गन्ना, देश का टूटा चावल, मेज, मक्का जिसे कहा जाता है, ये सारी चीजें आपने वहां डाइवर्ट की। और इसकी वजह से आपने तर्क ये दिया कि हमारा पेट्रोल का जो बिल है, जो हम बाहर से लेते हैं पेट्रोल, कच्चा तेल, वो कम हो जाएगा और हम पैसा बचाएंगे। उसके बाद अब चीनी की शॉर्टेज हो गई क्योंकि वो डाइवर्ट हो रहा है इथेनॉल बनाने के लिए, तो अब आप चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इंपोर्ट तो आप अभी भी कर ही रहे हैं, और बदले में आपने E20 लाद करके लोगों की गाड़ियां खराब कर दी, लोगों का पेट्रोल महंगा कर दिया। करेक्ट। और फूड इन्फ्लेशन बढ़ गया। अब मैं और समझा। कच्चे तेल का दाम, कच्चे तेल का जो इंपोर्ट बिल है कम नहीं हुआ, वो तो बढ़ा है। और आपका कच्चे तेल पे डिपेंडेंस, जब मनमोहन सिंह जी गए तब 78% था देश का, अब करीबन 88% है, मैं राउंड फिगर में कह रहा हूं, तो वो भी बढ़ा है। और आपके स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स कुछ बड़े नहीं है। ये पूरा का पूरा योजना चलाया गया है चंद परिवारों की मदद करने, अक्रॉस पार्टी लाइंस। और जो व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है, वो कहता है मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। वो हाई कोर्ट जाते हैं और कहते हैं मेरा इथेनॉल से कोई लेना देना नहीं। हाई कोर्ट में जाने के बाद, फेवरेबल ऑर्डर लेने के बाद, मैं नितिन गडकरी जी की बात करता हूं, सब जगह पे पॉडकास्ट दे रहे, कुछ आपके सहयोगियों को भी दे रहे पॉडकास्ट में, और इथेनॉल के बेनिफिट्स दिखा रहे। और उनमें से एक पत्रकार उनको पूछ नहीं पा रहा है कि ब्रो, आपने झूठ बोला था। और वो आज भी झूठ बोल रहे नितिन गडकरी। मेरे पुणे में थे परसों, कह रहे मैंने 40 लेन का हाईवे बनाया, दिल्ली मेरठ वाला, जबकि दुनिया का रिकॉर्ड है 26 लेन का। चलिए, अब वो तो अलग अलग मुद्दे हो जाएंगे। मेरा बस ये कहना है कि अब आप जो सीबीआई के पास गए हैं, जिसमें आप इसको एक स्कैम की तरह इसको आप दिखा रहे हैं या बता रहे हैं कि ये स्कैम है, और इसको स्कैम की तरह देखा जाए, तो मैं ये जानना चाहता हूं, देखिए सीबीआई, सेंट्रल बोर्ड ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इस तरीके से शिकायत पर जांच शुरू कर दे, ऐसा होता नहीं है। या तो राज्य सरकार सीबीआई को भेजे मामला, या फिर केंद्र सरकार भेजे, या फिर अदालत से कहा जाए कि सीबीआई अब तुम जांच करो। तो आपके प्राइवेट कंप्लेंट पर क्या आपको लगता है सीबीआई ये जांच शुरू कर देगी कि इथेनॉल एक स्कैम है? ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। सीबीआई प्राइवेट कंप्लेंट पे नहीं करती, यहां तक सही है, लेकिन प्राइवेट कंप्लेंट पे खुद की जांच शुरू कर सकती है। कंप्लेंट मेरी नहीं होगी, मैंने कंप्लेन किया, उस पर जांच कर सकती है। अगर वो नहीं करी तो मैंने सीवीसी और लोकपाल को भी भेजा है, तो उनके आदेश पे कर सकते हैं। नहीं करे तो मैं कोर्ट जाऊंगा और सीबीआई डायरेक्टर को आपके माध्यम से कह रहा हूं, उनको कोर्ट में ड्रैग करूंगा। और सीबीआई डायरेक्टर ये बात समझ ले, बड़ी विनम्रता से उनको कह रहा हूं, वो एक पब्लिक सर्वेंट है, ये एक स्कैम है, इसकी जांच होनी चाहिए, वरना कोर्ट में उनको भी ड्रैग करेंगे। ये जो सरकार के साथ लॉयल्टी है बंद होनी चाहिए। अपना काम कीजिए सर। तो सीबीआई के पास पूरा हक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं वो एफआईआर जो रजिस्टर होगा मेरे नाम पे होगा। ऑब्वियसली ये पुलिस नहीं है इन दैट सेंस कि मैंने जाकर एफआईआर रजिस्टर की, बट सीबीआई कैन रजिस्टर सो मोटो एफआईआर बेस्ड ऑन अ कंप्लेंट। तो वो कर सकते वो, या जांच करते, एक पीई करते, जांच करते, उसके बाद एफआईआर रजिस्टर कर सकते। सीवीसी भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लोकपाल भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, वो उनके ऊपर है। अगर चीफ विजिलेंस कमिश्नर और लोकपाल को नहीं करना है तो मैं कोर्ट जाऊंगा, और कोर्ट में फिर सीबीआई डायरेक्टर जवाब दे कि क्यों नहीं कर रहे वो जांच। नहीं तहसीन, देखिए आपकी बात से मैं ये समझ पा रहा हूं कि आप जिसे कहा जाता है सर्कमस्टेंशियली ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये स्कीम लाई गई कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, फिर एक जनहित में बात बोली गई ताकि उन लोगों तक लाभ पहुंचे, फिर उन्होंने इथेनॉल बनाया, फिर उसके बाद एक शॉर्टेज हो गई, अब आप दोबारा से पब्लिक का पैसा खर्च करके
चीनी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, इस रिंग को आप स्कैम बता रहे हैं। लेकिन मेरा यह कहना है कि देखिए, किसी भी चीज में अगर उसको स्कैम बोला जाए तो स्कैम में बेनिफिशियरीज कौन है, बेनिफिशियरीज ने कितने पैसे की हेरा फेरी की है, ये सारी चीजों के आधार पर शिकायत होती है। स्कैम अभी क्या है, अभी आप ऐसे बता रहे हैं कि मुझे ऐसे लगता है कि ये चीजें नहीं लगता नहीं, 100% है। प्लीज आप समझिए, बेनिफिशियरी कौन है? नेता के बच्चे, नेता। एथेनॉल डिस्टिलरी किसकी है? आपकी, मेरी, किसी कॉमन व्यक्ति की नहीं, नेताओं की है एथेनॉल और शुगर मिल्स। अब वो अब जो भारत इंपोर्ट करेगा चीनी, अब जो दाम बढ़े, अगर चीनी भी इंपोर्ट करेगा तो चीनी कोई दुकानदार इंपोर्ट नहीं करेगा, ये शुगर मिल्स में मैं समझ गया तहसीन, मैं समझ गया कि आपका ये कहना है कि लेकिन यहां पर देखिए, एक सेकंड तहसीन मेरी एक बात सुनिए। देखिए, जब 2G स्कैम हुआ था तब यह बोला गया था कि आपने नीति को इस तरीके से बदला, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आपने कर दिया, बजाय इसके कि आप ऑक्शन करें ताकि आप कुछ लोगों को लाभ पहुंचा सकें, जिस पर सरकार का यह कहना था कि यह नीति थी। और वो पुराना, मुझे याद है आप ही से मेरी बात होती थी जिसमें आप ये कहते थे कि वो तो 2G बेचने की बात हो रही थी 3G और 4G के युग में। खैर, बाद में कोर्ट ने उसको स्कैम नहीं बताया, सब लोग बरी हो गए। लेकिन यहां पर भी आपका आरोप यह है कि एक नीति बदली गई है लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए। एम आई करेक्ट? यस, पूरी तरह से नीति बदली गई है लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए। और इस नीति को बदलने के लिए नेताओं के बच्चों को, रिश्तेदारों को पीएसयू बैंक के लोन दिए गए एथेनॉल डिस्टिलरी शुरू करने के लिए। इसके बाद एक मार्केट आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया एथेनॉल 20 के लिए, जबरदस्ती उसको प्रीपोन किया गया। और उसके बाद ये जो शॉर्टेज हुआ है, चाहे चावल हो चाहे गन्ना हो, ये क्रिएट किया गया ताकि इनको एथेनॉल बना सके और हमारी गाड़ियों में ठूस सके। और इसकी वजह से देश को नुकसान हुआ, देश को इंपोर्ट करना पड़ रहा है। अब ये फिगर क्या है, वो तो जांच का विषय है, वो सीबीआई जांच करे। मैं एक सेंसेशनल फिगर दे सकता हूं, 1 लाख करोड़, 6 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, लेकिन उसमें सच्चाई नहीं होगी। वही तो जांच है कि क्या इसमें कितना नुकसान हुआ है देश का नुकसान हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपका मेरा नुकसान हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है। पीएसयू बैंक के लोन मिले, खुद सरकार कह रही है। इन्हीं को मिले, उसमें कोई संदेह नहीं है। इनका प्रॉफिट बढ़ा है, उसमें कोई संदेह नहीं है। और नुकसान हमारा हो रहा है। तो अब वो टोटल फिगर क्या है, वो प्रोफेशनली जांच करे, सीबीसी करे, सीएजी करे, सीबीआई करे, सब मिलकर करे, उसकी जांच डाले। नहीं डालेंगे तो हम कोर्ट मॉनिटर कराएंगे, पर जांच होगी तब आएगा ना। मैं सेंसेशनल नंबर दे दूं 2 लाख, उसको मैं जस्टिफाई करूं, फिर मैं वैसे पॉलिटिक्स या वैसे मैं एक्टिविज्म नहीं करता हूं, मैं सच के साथ बात कर रहा हूं। पर ये जो डेटा है, सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे कितने का नुकसान हुआ और कुछ लोगों को फायदा हुआ है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। नुकसान बाकी देश का हुआ है, फायदा इन चंद लोगों का हुआ है। पॉलिसी उनके लिए डिजाइन की गई है, गन्ना वहां पे डाइवर्ट हुआ है। ये सारी बात सच्चाई है। अब देखिए, यही इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि अगर कोई इस देश में पॉलिसी आ गई है तो कायदे में कोई भी पलट के ये कह सकता है कि एक नीति आई और हमने उस नीति के अंतर्गत ये काम किया, तो करप्शन कहां है? आप देखिए, मैं क्यों तुलना, एक सेकंड तहसीन, मैं क्यों तुलना इसकी 2G से कर रहा हूं? इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि बिल्कुल आपको याद होगा, बिल्कुल यही बात यूपीए की सरकार भी बोलती थी कि कोई लॉस नहीं हुआ है, 0 लॉस। करेक्ट, बट 2G में बाप बेटों को नहीं मिला था ना पीएसयू बैंक से लोन टेलीकॉम कंपनीज खोलने को। वो तो निजी कंपनीज थी, चाहे टाटा डोकोमो था उस वक्त, या रिलायंस अनिल अंबानी की, जो भी जिन पे भी आरोप लगे थे, या एयरटेल था। यहां पर नेता और उनके बच्चों को मिला है। नेता खुद कहता है प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन पे मेरे बेटे पे 1600 करोड़ का कर्जा है। कहां से आया? वॉरेन बफे ने तो कर्जा नहीं दिया, जेपी मॉर्गन ने तो नहीं दिया, ब्लैकस्टोन ने तो नहीं दिया। पेट्रोलियम मंत्रालय ने मुझे कहा कि भाई हम इतना एथेनॉल बना रहे हैं, अब उसको हम कंज्यूम कहा करें, तो हम आपकी गाड़ियों में ठूस रहे। पॉलिसी को तो प्रीपोन किया गया। बाप ने ही कहा ना 15 रुपए में पेट्रोल दूंगा, जो पॉलिसी बना रहा है। यही दिक्कत है। एक सेकंड, यहां पर तहसीन आप बार बार यहां पर जिस नेता का की तरफ इशारा कर रहे हैं, इशारा क्या, आपने तो नाम ही ले दिया, वो तो मंत्री भी नहीं है इस मंत्रालय के। और दूसरी चीज, what appears is that you are trying to single out one minister, जबकि ये एक सरकारी रणनीति है।
यस, ऐसा थोड़ी कि एक मंत्री इसके बारे में बात कर रहा है, पूरी सरकार ही बात कर रही है ना इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम की। पर वो क्या इंटरफेयर हो रहा है, कर रहा है जब उसकी मिनिस्ट्री नहीं है? वो क्यों कह रहा है मैंने फाइल साइन की, मैं 15 रुपए में पेट्रोल दूंगा? पेट्रोलियम मंत्रालय ने तो कभी नहीं कहा। और हमारी जो मीटिंग हुई पेट्रोलियम मंत्रालय में, उसके लोग बैठे हुए थे, उसके एडिशनल सेक्रेटरीज क्यों बैठे थे? और उसके बेटों का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और वो अब भी पॉडकास्ट कर रहा है। आपके अभिज्ञान प्रकाश को मैं नाम लेता हूं, पॉडकास्ट, अभिज्ञान प्रकाश ने एक टफ क्वेश्चन नहीं पूछा उसे कि भाई आपने ये सब चीजें बोली क्यों? करेगा अभिज्ञान प्रकाश मेरा इंटरव्यू करेगा? है उसमें गट्स? ये पीआर जो चल रहा है, सबको पता है कहां से ये पीआर चल रहा है भाई। और मैं उनको नहीं कह रहा हूं, मैं सीबीआई कंप्लेन में उनका नाम नहीं डाला हूं। मैंने कहा ये पॉलिसी गलत है, ये पॉलिसी जिन लोगों ने फ्रेम की, इंक्लूडिंग द ब्यूरोक्रेट्स, उन पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उनका नाम मैंने नहीं डाला उस पॉलिसी, उसके अंदर। वो सीबीआई जांच करे, बट इसका लाभ किसको मिला है? जितने भी चीनी के मिले, जितने भी एथेनॉल के डिस्ट्रीज नेताओं के अक्रॉस पार्टी लाइन, ये तो मैं पहले से कह रहा हूं। जो महाराष्ट्र का शुगर किंग है उसके वहां सारे पार्टी कर रहे थे, विपक्ष तो सरकार के लोग रात रात भर पार्टी कर रहे थे, सुबह आके दोनों एक दूसरे को गाली दे रहे पार्लियामेंट के अंदर। अरे अब वो तो किसी की नेता की शादी है भाई, तो शादी में जाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही पूरा वाला पे भी आरोप लगा जाएगा, समोसा कॉकस में जाके बैठते हैं अपने वैचारिक मतभेद से अलग किस्म के लोगों से। ये तो अलग ही टेंजेंट पे बात हो गई। नहीं, एक सेकेंड, वैचारिक मतभेद होने से हम एक दूसरे से लड़कर काम नहीं रोकते देश का। आप पार्लियामेंट को नहीं चलने दे रहे हो, एक दूसरे को गाली दे रहे हो, साथ में पार्टी कर रहे हो, उसमें दिक्कत है। आपको बिल्कुल पार्लियामेंट में डिबेट करना चाहिए, आपके वैचारिक मतभेद होने चाहिए, पार्लियामेंट चले और आप पार्टी करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप पार्टी करने में एक हो, लेकिन पार्लियामेंट चलाने में भी एक हो, ना चलाने में, उसमें दिक्कत है। समोसा कॉकस में जो 3 लोगों का जिक्र किया जा रहा है, या स्मिता जी का और हम लोगों का, हम देश को नहीं चलाते। अगर मैं समोसा कॉकस में बैठूं, टाइम पास करूं, छिछोरापन करूं और जाकर देश को नहीं चलने दूं, तो मैं भी गिल्टी। मेरा ये कहना है कि मैं फिर कह रहा हूं कि इस हमाम में सारे पार्टी के लोग शामिल हैं और नंगे हैं, सिर्फ भाजपा के लोग नहीं। और इसीलिए विपक्ष इस मुद्दे को नहीं उठा रहा है। चीनी के मिल का लाभ हो रहा है महाराष्ट्र में, चीनी के मिल एनसीपी के भी है, कांग्रेस के भी है, भाजपा के भी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा के लोगों से जुड़े हुए थे, कर्नाटका में कांग्रेस के लोगों से जुड़े हुए। यस, इस पॉलिसी में जिस व्यक्ति ने इसको प्रमोट किया उसके बच्चों का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, बट जो पॉलिसी में नेताओं का फायदा हो रहा है वो करप्शन हुआ है, और वो करप्शन को देखना होगा, और वो पॉलिसी की तरह करप्शन हुआ है। तो आपका ये कहना है कि इस सब चीजों को लेकर के अगर सीवीसी ने या सीबीआई ने इस पर जांच शुरू नहीं की तो आप अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और अदालत को बताएंगे। और जाहिर सी बात है अदालत जब देखेगी, सबसे पहली बात तो अगर वो आपकी अर्जी एक्सेप्ट करते हैं या नहीं वो, और दूसरी चीज उसमें आपको ठोस तथ्य देने पड़ेंगे। आपको लगता है आपके पास ये साबित करने के तथ्य हैं कि ये एक जांच का विषय है और जांच होनी चाहिए? जांच साबित करने के लिए तथ्य है, जांच उनको करनी है, और कोर्ट मॉनिटर्ड हो तो ठीक है, सीवीसी मॉनिटर्ड हो, इसका ऑडिट करवा देना सीएजी से और रिपोर्ट सार्वजनिक करे, चलो उतना कर दे, 10 दिन में कर दे। जिस सीएजी के नाम पे इतने उछलते थे, आज उस सीएजी से करा दे। भाई पहली बार 10 साल में हम चीनी इंपोर्ट कर रहे, क्यों कर रहे? कहां गया गन्ना? क्यों गन्ना डाइवर्ट किया गया? इसी में स्कैम है कि आपको मोलेसिस से बनाना था, आप बना रहे हो गन्ने से। स्कैम वहीं पर शुरू होता है। और किस किसान का लाभ हुआ? अभी महाराष्ट्र में करीबन 40,000 करोड़, राउंड फिगर, उससे थोड़ा सा कम किसानों का माफ किया। क्यों? अभी 1 महीना नहीं हुआ इस बात को, किस किसान का लाभ हुआ? तो लाभ तो किसी का नहीं हो रहा। प्रोक्योरमेंट तो आप उसी रेट से कर रहे हैं, चीनी का दाम संकेत ज्यादा भर रहा है, तो लाभ किसका हो रहा है? किसी का तो लाभ हो रहा है इसमें, या तो कोई इसको स्टोर कर रहा है। नहीं, मैं इसको तहसीन, इसको एक एंड यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहा हूं। मेरी गाड़ी की मेंटेनेंस बढ़ी, मेरी एवरेज गिरी, मेरी गाड़ी में फ्यूल मन मुताबिक नहीं डला, और अब मेरी चीनी भी नहीं हो गई। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तहसीन जुड़ने के लिए और ये बताने के लिए कि आपको क्यों लगता है ये स्कैम है। अब जनता क्या समझती है, आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।